एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा दिया, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा दिया था, बताया था उसके बारे में, हमने इंफॉर्मेशन दी थी उनके बारे में। उसमें क्या होता था कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता था, यानी DQ 0 होता था। अब हम आइसोबैरिक पे आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें फिर से थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेना पड़ेगा जैसे पुराने में लिया था, लेकिन आइसोबैरिक है यानी कि समदाबीय प्रक्रम। तो दाब से ही, यानी इसके नाम से ही क्या यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है, क्या नियत रहने वाला है, वो है दाब। तो हम फिर से हम ले लेते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जिसमें पिस्टन लगाया, ये एक गैस सिलेंडर है। अब ये गैस कौन सी होती है हमारी, 1 ग्राम मोल गैस। अब हमारा DQ यहाँ पर तो एक्सचेंज होगा ही ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस थोड़ी ना है, यहाँ चेंज हुआ लेकिन प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि पिस्टन आउटसाइड इनसाइड नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में बताइए कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है और क्या क्या चेंज होता है, आ सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी बनाया जा सकता है, छोटे से छोटा पॉइंट लेकर बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, P कांस्टेंट है, यानी कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है, इन आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर का जो मान होता है या वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, कुछ भी हो नियत रहेगा, ये नहीं कि जीरो रहेगा, जीरो नहीं, नियत रहेगा। इन आइसोबैरिक प्रोसेस pressure of the system remain constant। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। अब हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब हम CP और CV वाली बात जो आती है, CP कैसे आ जाता है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब CP आएगा, यानी कि CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। नियत मतलब कि क्या, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा। तो जब स्थिर रहेगा दाब, यहाँ पर स्थिर है, कांस्टेंट है, तभी क्या आएगा, CP। क्या आएगा, CP। तो CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब DQ का फॉर्मूला जो लगेगा, ऐसे तो अकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ, मतलब कि फर्स्ट लॉ से जो होता था थर्मोडायनेमिक्स से, वहां वाला DQ इक्वल टू DU प्लस DW एक है, लेकिन हमने इंटर में पढ़ा या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था DQ इक्वल टू या फिर डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एक फॉर्मूला DQ या डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T या DT, ये पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यूज क्यों करेंगे, DQ की जगह क्या आएगा, DQ ही, क्योंकि इसका तो एक्सचेंज हो रहा है। M की जगह हमने 1 ग्राम लिया है, 1। C की जगह CP हो जाएगा और DT की जगह DT। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, DQ इक्वल टू CP DT, DQ इक्वल टू CP DT, ये एक फॉर्मूला बन गया। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, T जो है, अगर T चेंज हो रहा है तब हमारा क्या होगा, T जब चेंज हो रहा है, T जब चेंज हो रहा है और वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब, हाँ नहीं, T चेंज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तब हमारा क्या आएगा, CV आएगा। ये भी पता ही है, T चेंज हो रहा है, T
हम यहाँ सपोज करके ले रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब हमारा क्या होगा, तब यहाँ क्या आएगा, CV आएगा, ये पता ही है वॉल्यूम की वजह से। CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन का की विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, dq इज इक्वल टू mc dt, dq का तो dq ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1, इसका CV, dt का dt, फॉर्मूला क्या आएगा एक और, dq इज इक्वल टू CV dt, dq इज इक्वल टू CV dt, नहीं, dq इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है, du आता है, इंटरनल एनर्जी आती है कि नहीं, तो dq की जगह हमारा क्या आएगा, du, क्योंकि अब जो होगी वो इंटरनल चेंज के, हीट का एक्सचेंज इंटरनल चेंज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर du आ जाएगा, u इज इक्वल टू CV dt, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आगे सही हो गई। फिर इसके बाद हमारा जो हम ये किस लिए ला रहे हैं, dq और du का मान किस लिए यहाँ पर ला रहे हैं, क्योंकि हमें dq इज इक्वल टू du प्लस dw लगाना है फॉर्मूला, वहां पर ये dq और du का मान हमें पुट करना होगा, यही पुट यूज कर रहे हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब हम बात करते हैं, टाइम कितने मिनट की हो गई, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में कि हमारा जो अगर du आ गया, dq आ गया, du आ गया, इसके हिसाब से dq इज इक्वल टू du प्लस dw के हिसाब से ये तो आ गया, लेकिन dw अभी रह गया, फिर से वॉल्यूम के चेंज की वजह से ही तो हमारा dw आता है, और dw आता क्या है, pdv, ये हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कराया था। तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज, तो हमारा dw कितना आएगा, pdv, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो इसके ये क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ही नहीं यूज करना है, उसका फॉर्मूला यूज करना है, यानी dq इज इक्वल टू du प्लस dw, अब पुट करना है, या फिर हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं, dq की जगह क्या आना चाहिए, dq की जगह हमारा आएगा cp dt, फिर उसके बाद du की जगह क्या आएगा, cv dt, और dw की जगह pdv, स्टॉप करो, cv dt प्लस pdv, यहाँ से एक फॉर्मूला बहुत मेन आएगा, मेयर्स फॉर्मूला, वो भी हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यही फॉर्मूला यहाँ पर आएगा निकल के अभी, और कैसे आएगा, अभी हमारा ये तो हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं फोर्थ इक्वेशन नंबर देते हैं। सिक्स पॉइंट में अब यूज करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमें इसका भी मान अभी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन लगभग लोगों को पता होगा, PV इज इक्वल टू RT, म्यू RT होती है, लेकिन यहाँ पर हम 1 मोल ग्राम के लिए ले रहे हैं, इसलिए म्यू जो होगा 1 ग्राम मोल होगा, तो इसलिए हमें 1 रखा, तो RT हो गया, PV इज इक्वल टू RT। अब क्या है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस चल रहा है। अब हम डिफरेंशिएशन कर दें, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, बोथ साइड
डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। डी पी वी जैसे वहां पर किया था पीवी गामा के साथ, डी पी वी डी आर टी। अब यहाँ पर भी आपको पता ही है कि R जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, P भी कांस्टेंट है, तो हमारा क्या आएगा P dV, P कांस्टेंट है बाहर आ गया, dV R कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt। अब डिफरेंशिएशन तो करना आता ही होगा। अब हम P dV का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, यानी इसको मान लेते हैं 5। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से कंपेयरिंग किया तो Cp dt इक्वल्स टू Cv dt क्या आ गया R dt। अब Cv dt इधर भेजें, मतलब इसको इधर ट्रांसफर करें, Cp dt माइनस Cv dt इक्वल्स टू R dt। dt कॉमन ले लें तो बचा Cp माइनस Cv, समझ में तो आ रहा होगा। R dt, dt से dt कैंसिल, हम लोग यसी उतना कैंसिल करके नहीं दिखाते, मैथ्स में तो बिल्कुल भी कैंसिल करके नहीं दिखाते, कट करके। यहाँ पर भले काट सकते लेकिन हम काट कर नहीं दिखाएंगे। Cv R, ये हो गया हमारा मेयर्स फॉर्मूला, इसी को कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है किस इक्वेशन में आया था, या फिर किस प्रोसेस में ये फॉर्मूला आया था, या फिर पूछा जाए कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मेयर्स फॉर्मूला। तो यहां से हमारा मेयर्स फॉर्मूला निकल गया। अब मेयर्स फॉर्मूला निकलने के बाद अब हम आगे बात करेंगे इसको कि Cp माइनस Cv R, ये अभी किसमें है, कैलोरी में नहीं, जूल में है। अगर हमें कैलोरी में चाहिए हो तो जूल से डिवाइड करना पड़ेगा, जूल से यहाँ पर डिवाइड कर। और जूल का मान क्या होता है, या तो 4.2 या फिर 4.18, तो इतना डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा कैलोरी में। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई जे। R बाई जे का मतलब ये है कि यहाँ जूल है, ये J है, J जो है कांस्टेंट है, जूल कांस्टेंट, यानी 4.2 इसका वैल्यू होती है, 4.2 जूल या फिर 4.818, ये यहाँ पे मान रख देंगे तो ये कैलोरी में, पूरा मान किस में आएगा, कैलोरी में आ जाएगा। अगर कैलोरी में निकालने को कहे तो, या फिर कैलोरी में के लिए फॉर्मूला बताइए तब। अब हम बात करेंगे इसके वर्क डन के बारे में। वर्क डन इसका वही वाला आएगा जो शायद हमने आइसोथर्मल में कराया था, वैसे ही आएगा इसका वर्क डन भी। वर्क डन अभी हमने यही बताया कि dw इक्वल टू pdv होता है। पॉइंट कौन सा था पता नहीं, जो भी था 6 7 था, dw इक्वल टू pdv। तो ये पॉइंट, इसको अगर हम टोटल वर्क डन लाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन, और हम लिमिट भी लगानी होगी v1 v2 pdv। यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन, यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। आइसोकोरिक प्रोसेस बचा हुआ है आप लोगों का, आइसोकोरिक और क्वासी स्टैटिक, जो बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें बस थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट है जो हमें याद होगी, तभी हम न्यूमेरिकली मतलब जब तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सीपी और सीवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगले के अगले लेक्चर में पता चल जाएगा कि सीपी और सीवी है क्या। फिर उसके बाद हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, और कुछ 2 या 3 दिन में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसके लेक्चर डाल देंगे।